नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 82 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। इस लेक्चर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है सेल्फ इंडक्टेंस। फिर यहां पर हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन और लास्ट हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये क्या रहने वाला आज का हमारा पूरा लेक्चर रहने वाला है। और जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि भाई सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। आप सब जानते हो, कल हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। हमने ये पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। उसी तरह से आज का जो टॉपिक है, इन जो सेल्फ इंडक्शन है, वो भी क्या है? एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है हमने कुछ लेक्चर पहले डिस्कस किया हुआ है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारी याददाश्त थोड़ा सा तरोताजा हो जाए। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक कॉइल हो, अगर उस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में एक करंट फ्लो करेगी, जिसे हमने क्या बोला था? इंड्यूस्ड करंट बोला था। और इस पूरे फिनोमेना को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला था। और जो सेल्फ इंडक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक टाइप है। अगर मुझे अब सेल्फ इंडक्शन कहीं पर देखना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और एक बार जब हम उसे समझ लेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो अपने आप हमारे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, यहां पर एक सिंगल कॉइल है। कल हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे, हमारे पास कितनी कॉइल थी? 2 कॉइल थी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो हमारे पास सिर्फ कितनी कॉइल है? एक कॉइल है। तो यहां मैं क्या बना रहा हूं? इस तरह से एक कॉइल बना रहा हूं। कॉइल का मतलब क्या है? एक सोलेनॉइड से है या किसी भी टाइप की कॉइल हो सकती है। तो ये मेरे पास क्या है? एक सिंपल कॉइल है। इस कॉइल में 2 टर्मिनल है। क्या किया मैंने? इस कॉइल में इस तरह से क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी यूं करके। तो मैंने यहां क्या लगा रखी है? एक बैटरी लगा रखी है। और यहां क्या लगा दिया? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको हम रोहेस्टेट भी बोल सकते हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं? इस रेजिस्टेंस की हेल्प से इस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू को चेंज कर सकूं। फिर मैंने यहां पर क्या लगा दी? एक की लगा दी और इस तरह से सर्किट को कनेक्ट कर दिया ऐसे। अज्यूम कर लो जब मैंने इसको देखा, ये की क्या थी? क्लोज थी, और किसी इंस्टेंट पर इसमें आई करंट क्या कर रही थी? फ्लो कर रही थी। अब ध्यान समझना बात को, यहां पर आई करंट फ्लो कर रही है और मैं यहां पर किसी भी टाइप की करंट को चेंज नहीं कर रहा हूं, यानी आई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। आई इक्वल टू क्या है? मेरा कांस्टेंट है। अगर आई कांस्टेंट है तो ये कॉइल है, तो यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट। क्या उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी? आंसर है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज करंट ही कांस्टेंट है और इसी की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो भी कैसा होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट आई, वो भी क्या है? कांस्टेंट है। सॉरी, क्योंकि करंट क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। क्या फाई की वैल्यू चेंज करेगी? आंसर है नहीं करेगी। तो फाई की वैल्यू भी क्या होगी भाई? कांस्टेंट होगी, क्योंकि करंट कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट होने से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, मान लिया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स है इस तरह से। ये मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं यूं करके, जो ऐसे यहां से आ रही है और इधर की ओर जा रही है। तो ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो यहां से आ रही है, इधर की ओर जा रही है। और ये किसकी वजह से है? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। लेकिन ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स है लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब अगर आपसे सवाल पूछूं, इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है? अभी चेंज नहीं हो रहा है। क्या अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, क्या यहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? आंसर है कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर यहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्या यहां पर कोई इंड्यूस करंट फ्लो करेगी? आंसर है नहीं करेगी। इसका मतलब क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा? आंसर है नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए वो फ्लक्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चाहूं ये फ्लक्स चेंज हो
तो फ्लक्स चेंज हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस करंट को चेंज करना पड़ेगा। और अगर मुझे इस करंट को चेंज करना है तो उसके लिए मैंने यहां पे क्या लगा रखा है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है। अगर मैं क्या करूं, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आगे पीछे करूंगा या इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट क्या हो जाएगी, चेंज होगी। अगर वो करंट चेंज होगी, उस करंट के चेंज होने से यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जैसे ही किसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पर होता है। इसका मतलब इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहां पर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। तो अज्यूम कर लो कि मैंने क्या किया, इसको हिलाया यूं करके, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने क्या किया, चेंज किया। ये यहाँ पर RH क्या है, रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को मैंने चेंज किया। इसकी वैल्यू को चेंज करने से करंट की वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। करंट की वैल्यू चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। इसका मतलब इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। जैसे इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में एक करंट फ्लो करेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये जो मेरे पास पूरा फिनोमेना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ क्यों बोला, क्योंकि जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है उसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है और उसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो कर रही है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सेल्फ इंडक्शन बोला गया। समझ में आ रही बात आपको, क्यों बोला गया सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि एक ही कॉइल है, इसी कॉइल में करंट की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। यानी इसी कॉइल में हमने बैटरी लगा रखी है और यही मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, जिसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इसमें फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू को चेंज किया। अगर मैंने जब इस करंट की वैल्यू को चेंज किया, यहां से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसी कॉइल से, कोई दूसरी कॉइल नहीं है। यहां पर कल जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे वहां पर मेरे पास एक दूसरी कॉइल थी, यहां पर दूसरी कॉइल नहीं है। उसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इसी से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसी कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसी कॉइल में उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। तो ये क्या है, हमारा सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना है। जो अभी तक मैंने बोला मैंने यहीं पर लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, कॉपी के सबसे ऊपर सेल्फ इंडक्शन हेड डालो और उसके नीचे लिखो कि व्हेन करंट इन एनी कॉइल चेंजेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल आल्सो चेंज, ड्यू टू दिस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल एंड एन इंड्यूस्ड करंट सेट अप इन कॉइल। दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ क्यों बोला, कि उसी में करंट भी चेंज हो रही है और उसी में इंड्यूस करंट भी आ रही है, इसलिए क्या बोला, सेल्फ बोला। क्लियर है बात, क्योंकि एक ही कॉइल है। जब एक कॉइल होगी सेल्फ, दो कॉइल होंगी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, एक कॉइल में सेल्फ इंडक्शन, दो कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या होगी, डेफिनेशन होगी किसकी, सेल्फ इंडक्शन की। अब यहां पर सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, या क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो नेक्स्ट हिंट डालो यहां पर, क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कल क्या आया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आया था। आज क्या आया, सेल्फ इंडक्शन, या क्या बोलते हैं इसको हम, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एल। किससे दिखाते हैं हम इसको, एल से दिखाते हैं। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहां पर क्या है, एक कॉइल है इस तरह से, और हमने अज्यूम किया इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, n है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और फिर क्या किया मैंने, इस कॉइल को एक बैटरी से लगा दिया यूं करके, और यहाँ क्या लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसमें फ्लो करने वाली करंट को चेंज कर सकूँ। यहाँ क्या लगा दी मैंने, एक की लगा दी और इस पूरे सर्किट को ऐसे क्लोज कर दिया। माना किसी इंस्टेंट पर इससे फ्लो करने वाली करंट कितनी है,
आई है, और जैसे करंट फ्लो करेगी तो इससे क्या करेगा, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, पास करेगा, और अज्यूम कर लिया उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, फाई है। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से पास कर रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। अज्यूम कर लिया जो मेरे पास फाई है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू या मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉयल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू है वो कितनी है भाई, फाई है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, फाई है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, और ईच टर्न से कितना फ्लक्स पास करेगा, देखो किसी एक इंस्टेंट पर यहां पर जो फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, 5 फ्लक्स पास कर रहा है, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। यानी हर टर्न से क्या होगा यानी हर टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा, 5 फ्लक्स पास होगा। इसका मतलब क्या होगा, हर टर्न में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी ईएमएफ के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो ईच टर्न का है, ये नहीं कि कोई एक टर्न क्या कर रहा है, ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसमें जो ईच टर्न है, ये भी हर टर्न क्या करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा। इसलिए हमको यहां पर एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है, एंड दैट टर्म इज फ्लक्स लिंकेज टू द कॉयल। फ्लक्स लिंकेज टू द कॉयल। बताओ भाई कितना होगा, कल हमने पढ़ा था ना, फ्लक्स लिंकेज विद द कॉयल किसका होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। यानी जितना फ्लक्स यहां पर पास कर रहा है वो तो कितना है, 5 है। अब यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ईच टर्न से फ्लक्स पास कर रहा होगा। इसका मतलब ईच टर्न से पास करने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, बिकॉज ये चेंजिंग फ्लक्स है ना, ये तो किसी एक इंस्टेंट पर है 5 की वैल्यू, यहां फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब हर टर्न से पास करने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब हर टर्न में क्या हो रहा होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। यानी ईएमएफ के लिए यहां पर एक टर्न रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जितने भी टर्न यहां पर हैं सबके सब क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब फ्लक्स लिंकेज टू द कॉयल कितना हो जाएगा, n फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक है, 5 फ्लक्स लिंक है, तो n टर्न से कितना हो जाएगा, n5 हो जाएगा। सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है बात इतनी, ओके। नाउ जरा समझना आप, यहां पर जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से है, जो चेंजिंग फ्लक्स है वो आई की वजह से है। आप यहां पर देख सकते हैं जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा यहां पर क्या होगा, फ्लक्स होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, दिस फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि दिस फ्लक्स लिंकेज टू कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉयल। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज टू द कॉयल is directly proportional to the current in coil। इसका मतलब फ्लक्स लिंकेज इन कॉयल कितना है मेरे पास, n फाई के बराबर है, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन कॉयल। तो n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, I आ गया। सो इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, तो अब हम सब जानते हैं जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। बताओ कांस्टेंट क्या आएगा, कल क्या आया था, कल आया था कांस्टेंट क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां से मेरे पास n फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सम कांस्टेंट l इंटू आई आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। हियर l इज नोन एज, इस l का नाम क्या है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस, या कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अगर मैं यहां से L की वैल्यू निकालूंगा तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, n फाई अपॉन आई के बराबर आ जाएगा। यहां से मैं इस L की यूनिट और डायमेंशन लिख सकता हूं। बताओ यूनिट ऑफ L कितना हो जाएगा, यूनिट ऑफ L विल बी इक्वल टू, देखो n की तो कोई यूनिट होती नहीं है, फाई की क्या होती है, वेबर होती है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज वेबर
एम्पियर इनवर्स। ठीक है, और यही यूनिट किसकी होती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी होती है। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 वेबर एम्पियर इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 हेनरी के बराबर लिख सकता हूं। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी? हेनरी देखने को मिलेगी। एक और चीज क्या है? डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल। ठीक है, कल हमने किसका निकाला था? मैंने होमवर्क दिया था आपको, आई होप आपने किया होगा। जो डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? एम का होगा, वही किसका होगा भाई? एल का भी होगा। अगेन ये आपके लिए किसके लिए है? होमवर्क के लिए है। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला आप सबको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालोगे? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फाई अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, वहां से साफ साफ निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये क्या हो गया? हमारा एल हो गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये एल है ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? जो ये कांस्टेंट एम आया, सॉरी कांस्टेंट एल आया, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो यहां से मुझे क्या लगता है कि जो एल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फाई और आई पर डिपेंड कर रहा है। बट एक्चुअल में जो एल है वो न तो फाई पर डिपेंड करता है न ही आई पर डिपेंड करता है। तो जो एल है या जो म्यूचुअल इंडक्ट, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर? ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है। और इस कॉइल के अंदर क्या मटेरियल रखा है उस बात पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ऐसे हैशटैग बना के लिखेंगे, एल डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल एंड मीडियम इनसाइड कॉइल। कॉइल के अंदर क्या रखा हुआ है और कॉइल की ज्योमेट्री क्या है? कॉइल की ज्योमेट्री से यहां पर मतलब है कॉइल की लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उससे यहां पर मतलब है किससे? ज्योमेट्री का। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? और ये फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स किस में आ जाएगा? उसकी ज्योमेट्री में आ जाएगा कि उसमें कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ हो जाएगी। तो एन पर करेगा, लेकिन फाई और आई पर बिल्कुल नहीं करेगा। ये फॉर्मूला क्या है? एक धोखा है। ऐसा ही धोखा आपको पहले भी हुआ था। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या? कैपेसिटेंस पढ़ा था आप लोगों ने। कैपेसिटेंस क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी भी हमने पढ़ा था। Q इज इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपॉन V आ जाएगा। यहां से ऐसा लगता है कि जो C है किस पर डिपेंड कर रहा है? Q और V पर डिपेंड कर रहा है, जो कि नहीं करता है। C किस पर डिपेंड करता है? अगेन ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अगर मैं कैपेसिटेंस देखूं किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर होता है। के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डी क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट होता है। किस पर डिपेंड कर रहा है? वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, डी पर डिपेंड कर रहा है। और वहां पर क्या मीडियम रखा है, उस मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, न कि उस बात पर कि वहां कितना चार्ज है और प्लेटों के भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सेम लॉजिक हमने यहां भी यूज कर रखा है, मतलब यूज कर रखा है, मतलब सेम लॉजिक यहां भी लग रहा है कि जो एल दिख रहा है फाई और आई पर डिपेंड कर रहा है, नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री और मीडियम पर डिपेंड करता है, जो मीडियम उस कॉइल के अंदर है। इसी चीज को थोड़ी देर हम प्रूव भी कर देंगे इसी लेक्चर में कि भाई इन पर डिपेंड नहीं करता। किस पर करता है? ज्योमेट्री पर करता है। किधर है बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या? ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन। हिंट डालो, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? कैसे निकालेंगे? अगेन फ्रॉम फैराडे लॉ, सिंस वी नो दैट फ्रॉम फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस ई इक्वल टू होता है माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द कॉयल। ठीक है, तो यहां से मेरे पास फ्लक्स लिंकेज कितना है? एन फाई के बराबर है। तो यहां से मेरे पास E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का डी बाई डी टी ऑफ कितना आ गया? एन फाई आ गया। और एन फाई इक्वल टू कितना है मेरे पास? देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एन फाई इक्वल टू एल आई के बराबर है। तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू कितना आ गया? डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा? एल आई आ जाएगा। एल तो कॉन्स्टेंट है, एल बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया? यहां से E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी आ गया। तो दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉयल। कॉयल में इतना ईएमएफ क्या होगा हमारा?
इंड्यूस होगा तो E इक्वल टू कितना आया, माइनस का L di/dt आया। और एक बात यहां से क्लियर हो रही है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। यानी ये जो वैल्यू है करंट की, ये जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगी इस कॉइल में जो ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इसका रेट होगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ज्यादा ईएमएफ यहां पर क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये साफ साफ मुझे इस इक्वेशन से देखने को मिल रहा है। यानी ये जो मेरे पास यहां पर है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल, और ये मेरे पास क्या है, ईएमएफ इंड्यूस है। और उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा जितनी जल्दी करंट यहां पर क्या होगी, चेंज होगी। एक अगेन यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। स्टेट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई इस ईएमएफ की डायरेक्शन या इस ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एमसीक्यू में। और कभी कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जो उसके नीचे 4 नंबर का डेरिवेशन होगा और उसके नीचे 1 नंबर का वो क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन क्या होगा कि भाई इस ईएमएफ की डायरेक्शन कहां की ओर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। डायरेक्शन ऑफ दैट ईएमएफ, हाँ ये वेक्टर वाली डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन की मतलब स्केलर टर्म हम डायरेक्शन की बात करें, भाई ईएमएफ कहां से कहां की ओर होगा। समझते हैं जरा कहने का क्या मतलब है। ईएमएफ वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमको पता है हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहां की ओर करंट फ्लो करेगी, सिंपल हमें ये बताना है। तो देखो मान लिया ऐसे पॉइंट में चलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। अब जरा समझेंगे, मान लिया इस तरह से मेरे पास ये क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, और मैंने क्या लगा रखा है यहां पर, इस तरह से एक बैटरी लगा दी और यहां क्या लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक की लगा दी जो कि क्लोज है। माना किसी इंस्टेंट पर आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, लगातार यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। अगर मैं लगातार यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करूंगा, माना इस डायरेक्शन में करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इस डायरेक्शन में ऐसे क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है या करंट इंक्रीज हो रही है। अभी करंट क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। एरो किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये एरो किसको दिखा रहा है, इंक्रीजिंग को दिखा रहा है। तो करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। ये कौन सी करंट इंक्रीज हो रही है, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे ही यहां पर क्या होगा, ईएमएफ जैसे ही यहां पर करंट चेंज होगी या करंट को की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो क्या करेगा, इस करंट के इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने का अपोज करेगा। ये स्टेटमेंट कहां से कर रहा हूं मैं, लेंज लॉ से कह रहा हूं। कहां से कह रहा हूं, लेंज लॉ से। कहां से, लेंज लॉ से स्टेटमेंट पास कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर जो फ्लक्स इससे चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इस करंट के इंक्रीज होने की वजह से यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब यहां पर ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो क्या करेगा, यहां पर करंट के इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने का अपोज करेगा। यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगी किस डायरेक्शन में होगी भाई, इस डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज अवर इंड्यूस्ड करंट। ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन फ्रॉम लेंज लॉ। अगर आपने लेंज लॉ ध्यान से समझा है, आपको एक ही बार में समझ में आ गया मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। अगर समझ नहीं आया इसका मतलब आपने लेंज लॉ नहीं पढ़ा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस डायरेक्शन में करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में करंट के इंक्रीज होने से इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब वो ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो क्या करेगा, वो उस कारण का अपोज करेगा जिस कारण वो इंड्यूस हो रहा है। और वो कारण क्या है, करंट का इस डायरेक्शन में फ्लो करना, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो करंट का इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है।
तो यहां पर ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो करंट के इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने का अपोज करेगा। यानी उस ईएमएफ के द्वारा जो करंट होगी वो खुद करंट कहां की ओर होगी, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यानी करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, जो इंड्यूस्ड करंट होगी कहां की ओर होगी, इधर की ओर होगी। यानी वो जो ईएमएफ है वो क्या कर रहा है, इस ईएमएफ के जो ईएमएफ मैंने बाहर से लगा रखा है, मैं बैटरी लगा रखी है जो बाहर से, इसके अपोज डायरेक्शन में है। यानी वो क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। वो ईएमएफ क्या कर रहा है, यहां पर करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है, या करंट के फ्लो होने का नहीं, करंट के इंक्रीज होने का अपोज कर रहा है। करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी, उस ईएमएफ ने क्या किया, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही करंट का अपोज किया। और इसी वजह से इस ईएमएफ का एक और नाम है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या, बैक ईएमएफ। जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो रहा है ना, इसका एक और नाम क्या है, बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको हम, बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई बैक ईएमएफ, आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट के इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने का अपोज कर रहा है। यानी ये जो ईएमएफ होगा इस ईएमएफ के अपोज डायरेक्शन में होगा। क्लियर है इतनी बात। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और वी कैन से इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहेगी उसके अपोज डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी इंड्यूस्ड करंट होगी। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, ये सवाल आता है भाई बैक ईएमएफ क्या होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि बैक ईएमएफ क्या होता है, या फिर इस ईएमएफ को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसे हम बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। अगेन ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या 1 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर वाले के साथ। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट बैक ईएमएफ, और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। किधर है बात, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक स्पेशल टाइप के कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और वो है हमारे पास क्या, सोलेनॉइड। तो हिंट डालो क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, और हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। हेडिंग है हमारी क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है इस तरह से। ये मेरे पास क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि बहुत पास पास होंगे, लेकिन मैं दूर दूर बना रहा हूँ ताकि टाइम की यहाँ पर क्या हो सके, बचत हो सके। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, L है। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है मेरे पास, वो कितनी है, L है। तो जो L है यहाँ पर, दिस इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। और यहां पर जो N है, कैपिटल है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। वो कितना है मेरे पास, कैपिटल N है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वैक्यूम है, यानी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नथिंग, इसके अंदर वैक्यूम है। और एक और चीज यहां पर डिफाइन करना होता है, स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी N अपॉन L। तो स्मॉल n इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल N अपॉन L, जिसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। और यहां से अगर मैं कैपिटल N लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये स्मॉल n इंटू L आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले अभी थोड़ी देर में क्या होंगे, काफी ज्यादा यूज होंगे। अज्यूम कर लो कि किसी एक इंस्टेंट पर इसमें क्या हो रही है, I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पर क्या कर रही है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है इस सोलेनॉइड से, और वो I की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। किसी एक इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू कितनी है भाई, I है। ओके, अगर इससे फ्लो करने वाली करंट I है तो यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, और अगर मैं यहां पर एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट करूं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो होगा कहां की ओर, इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा। और ये मेरे पास इस तरह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यहां मेरे पास जो B है वो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है, बिकॉज आई क्या है, किसी एक इंस्टेंट पर फ्लो करने वाली करंट है। ठीक है ना, अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स
इनसाइड सोलेनॉइड, दिस विल बी इक्वल टू फाई। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड और इनटू कितना आ जाएगा, एरिया। बिकॉज क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, तो ये एरिया हो जाएगा इसका, ये वाला एरिया। इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, किस एरिया की, इस एरिया की बात करें। लेट अस से दिस एरिया इज ए, माना ये एरिया कितना है मेरे पास, ए है, और एंगल कितना है दोनों के बीच का, 0 डिग्री है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उस डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और एरिया वेक्टर भी कहां की ओर है, इधर की ओर है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस 0 आ जाएगा, बी ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड सोलेनॉइड कितना हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। सेड इज क्वेश्चन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये क्या निकला, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड सोलेनॉइड। लेकिन हमें जरूरत किसकी होती है, फ्लक्स लिंकेज विथ सोलेनॉइड, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन से, ठीक है। बिकॉज ईच टर्न विल कंट्रीब्यूट टू ईएमएफ, ईएमएफ के लिए हर टर्न क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज टू सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन फाई के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास एन फाई विल बी इक्वल टू, तो एन तो ऐसे रहा और फाई की जो कितना आ गया, बी ए के बराबर आ गया। तो एन फाई इक्वल टू कितना आ गया, बी ए आ गया। ए क्या है, इसका एरिया है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि ये मेरे पास एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड है, ये जो मेरे पास है ये क्या है, एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड है। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस, लेट अस से कितनी है, ये आर है। अगर आर इसकी रेडियस है तो एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, एन फाई इज इक्वल टू एन बी पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। या फिर मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, देखो बी की वैल्यू पुट करूं मैं, यहां से मैं अगर मैं बी की वैल्यू उठाकर इधर पुट करूंगा तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एन बी इक्वल टू कितना आ गया, ये बी की जो कितना है मेरे पास, म्यू नॉट एन आई, एन कैपिटल एन आई, और ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या किया मैंने, सिंपल इस बी की जगह म्यू नॉट एन आई रख दिया, ठीक। और ये एन कौन सा वाला आया, ये वाला, और पाई आर स्क्वायर तो यहां पर पहले से था ही। सेड इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो थोड़ी देर पहले मैं क्या डिस्कस किया, एन फाई किस तरह होता है, एल आई के बराबर होता है। अब क्या कर देंगे, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, एंड सिंस वी नो दैट एन फाई इक्वल टू एल आई, लिखो क्या हो जाएगा, देखिए सिंस वी नो दैट जो एन फाई होता है किस तरह होता है, एल आई के बराबर होता है। तो यहां से मेरे पास एल आई इक्वल टू एन फाई, एन फाई की जो कितना है मेरे पास, ये पूरी वैल्यू है, यानी कितना है मेरे पास, म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू कितना आया, पाई आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, आई आ गया। देखो आई से ये आई कैंसिल हो गया, तो यहां से एल इक्वल टू कितना आ गया, म्यू स्मॉल एन कैपिटल एन पाई आर स्क्वायर आ गया। एंड दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया, इतना आया। आपको साफ साफ दिख रहा है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एन पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एन पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। कहीं से कहीं तक फ्लक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, या मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, और करंट पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां से आप कह सकते हो, हियर वी प्रूव दैट कि दिस सेल्फ इंडक्टेंस L does not depend upon flux and current through the coil. It only depend upon geometry of coil, and it also depend upon material inside the coil, or we can say material inside the solenoid, that is mu naught. Mu naught क्या होती है, permeability of free space. तो this is permeability of free space because इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। क्लियर है इतनी बात। नाउ इस फॉर्मूले को थोड़ा सजा सकते हैं हम कैसे। एक चीज हमने डिस्कस की थी यहाँ पर, क्या जो n होता है मेरे पास, कैपिटल N, वो किस तरह होता है, NL के बराबर होता है। तो यहां से मेरे पास L इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N NL इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहां से मेरे पास L इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट N स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर आ गया। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ L। तो ये भी क्या है मेरे पास, फॉर्मूला ऑफ L है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, दोनों क्या है, इंपोर्टेंट है। कभी कभी इसी को एक और मॉडिफाइड फॉर्म में रख देता है वो, कि n की जगह कितना पुट कर देगा, कैपिटल N अपॉन L पुट कर देगा। तो यहां से मेरे पास
कैपिटल एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल स्क्वायर। इसी को क्या पुट कर दिया मैंने, कैपिटल एन अपॉन एल पुट कर दिया और इनटू एल आया एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर। इससे एक एल कैंसिल हो गया तो कैपिटल एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, एल आ गया। तो ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अगर ऊपर कैपिटल एन है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है तो एल कहाँ आता है, नीचे आता है। अगर ऊपर क्या है, स्मॉल एन स्क्वायर है तो एल क्या आता है, मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, यहाँ डिवाइड में आ रहा है, यहाँ कहाँ आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। ऐसे आप अपने दिमाग में याद करने के लिए रख सकते हो। और एमसीक्यू में ये आपको फंसा सकता है कि भाई ऑप्शन ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तीनों क्या करने पड़ेंगे, मतलब तीनों आपको रिचेक करने पड़ेंगे। ठीक, और ये भी ध्यान देना क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि वो कैपिटल एन को ही क्या बोल देता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल देता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा कि यहां पर कैपिटल एन क्या है और स्मॉल एन क्या है। इस केस में जो हमने कैलकुलेशन कर रखा है, यहां पर कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। हो सकता है जो क्वेश्चन वाले की कैलकुलेशन है या जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन डिजाइन किया उसने क्या बोला है, इस कैपिटल एन को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला है और स्मॉल एन को क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोला है। ये आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, तब जाके आंसर वहां पर टिक करना है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ये गलती ना हो मैं पहले आपको क्या कर दे रहा हूं, सचेत कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ओके, नाउ ये सारी कैलकुलेशन कहां है भाई, कि जब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं भरा हुआ है। ठीक, अगर मैं ये बोलूं इफ देयर इज ए मटेरियल इनसाइड दिस सोलेनॉइड, if there is a material inside solenoid then L इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं, देन L विल बी इक्वल टू, देखो अभी तक क्या थी, क्या है यहाँ, क्या आया म्यू की जो कितना आया, सॉरी यहाँ क्या आया, म्यू नॉट आया, म्यू नॉट आने क्या हो गया, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, और बाकी चीजें वही रहेंगी, एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। कभी कभी इसी का एक और वर्जन हमारे सामने होता है, क्या हम जानते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट के बराबर होता है। तो यहां से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ गया। तो यहां से मेरे पास एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी ये वैल्यू उठाकर कहां पुट कर दी मैंने, इधर पुट कर दी। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दिस इज एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब एमसीक्यू में भाई ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये दिया होगा उसने लिखा होगा मटेरियल है अंदर जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, ऐसा उसने लिखा होगा। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इनमें से कुछ भी लग सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा पूछा जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में रखना है, या तो क्या करो, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी ड्राइव करना सीख लो, या फिर सारे याद कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था किससे रिलेटेड, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम में। यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप कम पूछे जाते हैं, अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं या असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन क्या, इंडक्टर, और वी कैन से सॉलिनॉइड, और वी कैन से एनी कॉइल। ठीक, तो इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।